हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो फील्ड है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोटेंशियल है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहां पे हमें निकालना क्या है? कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। आपको पोटेंशियल मतलब V, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा। ओके, सो दे विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा और आपको निकालना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। सो ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है। ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट E डॉट ds। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे डिराइव कर लिया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो डेल्टा V है ना, डेल्टा V, इस डेल्टा V का मतलब क्या है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल I टू F E डॉट ds। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। E क्या है आपका? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ds आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, और ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो या फिर चेंज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? वी वॉन्ट टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको दिया क्या जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए कैसी है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए आपके सामने मैंने कुछ सरफेसेस बनाए हैं, राइट। ये सपोज सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ये सरफेस नंबर 4, ये सरफेस नंबर 5। ये जो पांचों सरफेसेस हैं दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 1, 2, 3, 4 एंड 5 are the equipotential surfaces। ये पांचों सरफेसेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब अगर मान लीजिए सरफेस 1 लूं मैं, ठीक है, और सरफेस 1 पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। मान लीजिए पॉइंट M, ये पॉइंट N, राइट। तो पॉइंट M और पॉइंट N का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। उसी को तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं ना, कि वो सरफेस जिस पे आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। ठीक है, वो सरफेस जिसके आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो 1 सरफेस पे जितने पॉइंट्स है सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सेकेंड सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। थर्ड सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल सेम। फोर्थ पे भी जितने पॉइंट्स हैं सबका सेम, और फिफ्थ पे भी जितने पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसलिए उनको हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और आप उसको कुछ इस तरह से मूव करवा रहे हो। सपोज ये रुकिए, मैं इस पेन से डिनोट करता हूं। ओके, सपोज यहां पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, ओके, एंड यू आर मूविंग दिस पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q नॉट है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है? Q नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। याद है ना? पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the equipotential surfaces. ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही होंगी. दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये पॉइंट है, यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से, राइट, दिस वे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है, क्योंकि देखिए ये क्या है, दिस शुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री का एंगल है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होगी, परपेंडिकुलर. तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. और ये जो है ये आपके मोशन का डायरेक्शन है. और मान लीजिए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब अगर ये पॉइंट को मैं m नाम दे दूं और इस पॉइंट को अगर मैं n नाम दे दूं, ठीक है. इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, पॉइंट m हियर एंड पॉइंट n हियर, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको नाम दे देता हूं ds. ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और देखिए इनके बीच में कुछ एंगल है ना, तो चलो इस एंगल को भी नाम दे देते हैं थीटा. लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर. सो थीटा इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and displacement vector. राइट, ओके. अब मुझे एक बात बताइए कि अब हम लोग क्या करेंगे. ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला आपको याद है. एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स. यहाँ पे फील्ड फोर्स कौन सा है, यहाँ पे फील्ड फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स. तो यहाँ पे मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट. सो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या आया, माइनस Q नॉट इंटू V. और ध्यान दीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस Q नॉट इंटू डेल्टा V, क्योंकि एक्चुअली ये जो V है ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक्चुअली ये जो V है ना, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. और आपको पता है डिफरेंस के लिए हम लोग जनरली उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं. सो मैं ये लिख दिया मैंने कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू डेल्टा V. दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. बट हमें और भी पता है कि we also know that कि इलेक्ट्रिक फील्ड we also know that work done by electric force is given by, हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला याद ही होगा ना. व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F डॉट ds. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब आपको पता है कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना था, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, Q नॉट था. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds. ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स.
ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। सो ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। अब दोनों चीजें तो एक ही हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get what? Minus q naught into delta v is equal to q naught into e into ds into cos of theta, right? अब ये q naught क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू e इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरे पेज पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने डेल्टा का सिंबल यूज कर लिया। डेल्टा का जो सिंबल है ना, वो फाइनाइट चेंज के लिए होता है। अब ये जो डायग्राम थी हमारी, ये इसमें ये डिस्प्लेसमेंट डीएस के फॉर्म में था ना, डीएस के फॉर्म में था, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था। इट्स इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट, है ना। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा, और चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा होगा, है ना। चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहां पे जो डेल्टा वी है ना, इसकी जगह मैं डीवी लिखता हूं, ठीक है। डीवी क्या लिख रहा हूं, डीवी, ये डीवी लिख देता हूं, डीवी। और यहां पे भी इसको डी से, डी का मतलब छोटा, इनफाइनाइट सिमल, राइट, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। डीवी, ओके, दिस इज डीवी। मैंने डेल्टा लिख दिया, डेल्टा फाइनाइट चेंज के लिए लिखते हैं। ये बहुत छोटा चेंज है, डीवी का मतलब बहुत छोटा सा चेंज, क्योंकि यहां पे हमने बहुत धीरे से इसको बहुत कम डिस्टेंस से डिस्प्लेस करवाया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कम है, तो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा, राइट। हाँ, तो यहां पे इसको डीवी लिख दिया मैंने, यहां पे क्या लिख दिया, डीवी, फाइन। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया माइनस ऑफ डीवी बाय डी एस इज इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा। ऐसा आ गया, माइनस डीवी बाय डी एस इज इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा। अब एक मिनट डायग्राम पे फिर से आते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम थी, यहाँ पे जो ई था, ई के देखो दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसको परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, राइट। So E cos theta is the component of electric field which is along the motion. So हम लोग यहां पे लिख देंगे E cos theta is the component of electric field along the direction of ds, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये E cos थीटा किसके डायरेक्शन में, ds के डायरेक्शन में ना। सो ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मोशन के अलोंग का होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये किसके अलोंग होता है, अलोंग द मोशन ऑफ चार्ज, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि माइनस डीवी अपॉन डी एस इज इक्वल टू ई, और यहां पे छोटा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ई अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ई एस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीवी बाय डी एस होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, माइनस डीवी बाय डी एस, ठीक है, ओके। तो अगर इसी तरह से मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ डीवी बाय
dx होगा। अगर दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ dv बाय dy होगा। सिमिलरली अगर बोला हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन तो वो क्या होगा, माइनस dv बाय dz होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो जो ऐसा होता है, ऐसा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, राइट। ऐसे अगर वेक्टर नोटेशंस में आप लिखो तो एक्चुअली अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं, ये मान लीजिए ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका z कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है ना, क्योंकि हियर पोटेंशियल, हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिपेंडेंट on three variables that is x, y, z। तो यहां पे एक वेरिएबल नहीं है, तीन वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स हैं, तीन, ठीक है। तो जब आपका, हाँ, अब कौन डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितने वेरिएबल्स पे, तीन वेरिएबल्स पे। तो यहां पे इसको देखिए ऐसे लिखा जाता है, ई बार इज इक्वल टू, हाँ मैथ्स वाले, यहाँ पे मैथ्स वालों को शायद पता हो ये, राइट। अगर आपने पार्शियल, कहाँ गया पेन, पार्शियल, अगर डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव आपने पढ़ा है तो इसको ऐसे लिखते हैं, dx को क्या लिखेंगे, डो v बाय डो x, डो v बाय डो x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z एज अ कांस्टेंट। यहां पे y एंड z क्या है, आर कांस्टेंट्स, आई कैप प्लस ई वाई को क्या लिखेंगे, डो v बाय डो y। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एंड z एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, प्लस, हाँ यहां जे कैप प्लस, इसको क्या बोलेंगे, डो v बाय डो z, और ये होगा के कैप। यहां पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y एज अ कॉन्स्टेंट्स। समझ में आ रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव्स तब यूज किया जाता है जब ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं और एक टाइम पे आप एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो और बाकी को कांस्टेंट रख रहे हो। एक के साथ, मतलब एट ए टाइम एक के जब डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो बाकी दूसरे वेरिएबल्स को क्या रख रहे हो, आप कांस्टेंट रख रहे हो। मतलब एक वेरिएबल के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है उनको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ओके, ये आपको याद रखना है। तब पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, अब आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हो, देखो नोट्स जो मैंने दिया उसमें मैंने लिखा हुआ है, जो नोट्स मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया हुआ है ना, अगर आपने सारे नोट्स प्रॉपरली लिखे हैं तो आपको ईच एंड एवरी चीज मिल जाएगी उसमें, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग मूव करोगे तो आपका पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब क्या है पता है, अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए यहाँ पे 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन, तो ये 40 वोल्ट का होगा, ये 30 वोल्ट का होगा, ये 20 वोल्ट का होगा, ये 10 वोल्ट का होगा, ठीक है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग ना, और पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। 40 से कितना हो गया, 30, तो चेंज इन पोटेंशियल देखो यहां से यहां आए ना, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, मान लीजिए पॉइंट एम से कहां गए, पॉइंट एन पे, तो पॉइंट एम का पोटेंशियल कितना था, पॉइंट एम का पोटेंशियल था 40 वोल्ट, ठीक है। पॉइंट एन का पोटेंशियल कितना था, पॉइंट एन का पोटेंशियल था 30 वोल्ट, ठीक है। सो वीएम माइनस वीएन कितना आ गया, वीएम माइनस वीएन कितना आ गया, वीएम माइनस वीएन इज हाउ मच, इट इज 10 वोल्ट्स, राइट। हाँ, बट हम लोग जब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल, तो वो तो ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे फाइनल कौन है, वीएन है, सो इट इज वीएन, और इनिशियल कौन था, वीएम था,
तो Vn कितना है 30 माइनस 40, तो इट इज -10 वोल्ट्स, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो तो चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है हियर, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ये नोट्स में देखना, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स देन द पोटेंशियल डिक्रीजेस, और अगर हम इन अपोजिट डायरेक्शन इट इंक्रीजेस। तो ये देख लीजिए एक बार आप इसे, इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय डिस्टेंस डेल्टा देन पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन अपोजिट डायरेक्शन इट इंक्रीजेस। तो अगर हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें तो पोटेंशियल घटता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और ये बात भी याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकलता कहां से, पॉजिटिव से, जाता कहां पे, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव को हायर मानते हैं और नेगेटिव को लोअर मानते हैं। सो हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था हमने ई एस इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एस, जो अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। इसके लिए लिख देते हैं कि द कॉम्पोनेंट of electric field vector in any direction is negative of rate at which potential changes in that direction। ठीक है, कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये ईएस मैंने बताया ना आपको क्या है, कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। ईएस क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट। सो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 कूलम्ब, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 कूलम्ब, और ये दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए छोटा r। कितना डिस्टेंस है, छोटा r। सो ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमको यहां पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन, कि क्या ये दोनों चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये दोनों चार्जेस मान लीजिए यहां पे हैं, क्या इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है? आंसर है यस, पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता? मान लीजिए आपने दोनों चार्ज को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, मान लीजिए यहां पे पकड़ा हुआ है और यहां भी पकड़ा हुआ है। द मोमेंट यू रिलीज एनी ऑफ देम, आप किसी एक को भी अगर आप छोड़ दीजिए, मतलब आपने यहां पे होल्ड करके रखा है ना, होल्ड किया आपने, एक फोर्स लगाया हुआ है, अगर आपने ये फोर्स हटाया तो ये चार्ज क्या होगा, तुरंत क्या होगा, भागेगा, दूर भागेगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा, तुरंत दूर भागेगा। अभी आपने होल्ड किया हुआ है ना, इसलिए दोनों रुके हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक चार्ज के ऊपर का फोर्स अगर हटाया तो वो चार्ज क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन टू बाय वन, राइट, एंड दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन वन बाय टू, राइट, ये हमें पता ही है। तो मतलब अगर हम दोनों में से किसी एक चार्ज को भी छोड़ें या दोनों को छोड़ें तो दोनों काइनेटिक एनर्जी, दोनों मोशन में आ जाते हैं। दोनों किस में आ जाते हैं, दोनों कहां आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं।
मोशन में आ जाते हैं, मतलब दोनों के पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी इनके पास आ जा रही है तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई कैसे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डेफिनेटली किसी दूसरी एनर्जी से कन्वर्ट होके बनी है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसी और एनर्जी से कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म होके काइनेटिक एनर्जी बनी है। मतलब ऑलरेडी इस सिस्टम के पास जब ये ऐसे था इस पोजीशन में, तो इसके पास कोई एनर्जी थी ऑलरेडी, उस एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, और उस एनर्जी को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में हुआ है, राइट। तो हमारा यहाँ पे मेन जो काम है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना। जिस तरह से आपको याद है कि अर्थ और बॉल का, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अर्थ और बॉल का अगर एग्जांपल लें तो जैसे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ सपोज, राइट, और ग्राउंड को अर्थ ही बोलेंगे ना, और ये उसके यहां पे एक बॉल है सपोज, बॉल, राइट। अब इस बॉल को अर्थ नीचे खींच रही है, राइट। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बॉल, ठीक है। सिमिलरली अर्थ को बॉल ऊपर खींच रहा है, दिस इज अ फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन अर्थ, राइट ना। मान लो ये अर्थ है, राइट ना। तो अर्थ ने बॉल को नीचे खींचा और बॉल ने अर्थ को ऊपर खींचा। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि इनके पास क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये बॉल हमारा ग्राउंड पे होता है, जब बॉल हमारा ग्राउंड पे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है बॉल की, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बॉल की, जीरो है जब हमारा बॉल ग्राउंड पे होता है। क्योंकि हम इस सरफेस को क्या ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग दिस सरफेस एज रेफरेंस, वी आर ट्रीटिंग दिस सरफेस एज रेफरेंस सरफेस। और आप याद रखना कि रेफरेंस सरफेस पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी होती है, जीरो है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल इज जीरो, बट दिस ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब सिस्टम में कौन कौन आता है, ये बॉल भी आता है और अर्थ भी आता है, बॉल भी आता है और अर्थ भी आता है, इज जीरो, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है फोर्स की वजह से, राइट। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से। देखिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कंजर्वेटिव फोर्सेस के वजह से। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जितने सारे, है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है सिस्टम पे तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखना, हमको ये दो चार्ज सिस्टम दिया गया था, दो चार्जेस का सिस्टम, सब लोग यहां ध्यान देंगे। ये था ऐसे सी। आपको याद होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर सिस्टम पे कोई वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस get stored in the system as a potential energy, तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं अगर वो कोई वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस
गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो वो भी तो हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है, वो भी क्या है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब वो भी वर्क डन करेगा तो वो भी किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमारा जो टास्क है, तो एक काम करते हैं, अब यहां सब लोग ध्यान देना, ये स्पेस है, मान लीजिए ये स्पेस है, ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस, यहां पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप इस चार्ज को लेके आते हैं, चार्ज 1 को, सबसे पहले आप चार्ज 1 को लेके आते हैं, और ये मान लीजिए दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट 2, तो ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 1, ठीक है, ये पॉइंट 1 है। इस पॉइंट पे आप चार्ज को लेके आए, कौन से चार्ज को लेके आए, चार्ज Q1 को, ठीक है। सो व्हाट तुमने किया क्या, यू ब्रॉट चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to point 1, ठीक है। यू ब्रॉट चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 1, तुमने कहीं से इस चार्ज को बहुत दूर कहीं से पॉइंट 1 पे लेके आए, तो तुमने कितना वर्क डन किया। क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले चार्ज को लाने के लिए तुमने कितना वर्क डन किया, तो इसका सिंपल सा आंसर है 0, सिंपल सा आंसर है 0, तुमने कुछ वर्क डन नहीं किया, क्योंकि जब तुम इस चार्ज को लेके आ रहे थे, चार्ज नंबर 1 को लेके आ रहे थे, उस समय देयर was no resistive force, there was no resistive force on charge Q1। तो जब तुम चार्ज Q1 को लेके आ रहे थे तो चार्ज Q1 पे कोई रेजिस्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो वर्क डन कितना किया तुमने, 0 किया। ये बिल्कुल उसी की तरह से है कि अगर तुम किसी एक ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे फेंक दो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, तो कितना वर्क डन हुआ, आंसर है 0, आंसर है 0, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे कोई रेजिस्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात। तो पहले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया आपने, 0, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स था ही नहीं, देयर वाज नो रेजिस्टिव फोर्स ऑन चार्ज Q1। क्योंकि एक बात आप याद रखना कॉन्सेप्ट, कि वर्क डन तभी होता है व्हेन देयर इज रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन तभी होता है जब बॉडी पे कोई रेजिस्टिव फोर्स लगे, जब बॉडी पे कोई रेजिस्टिव फोर्स लगे तभी वर्क डन होता है, याद रखना इस बात को। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले चार्ज को आप ला चुके हो, हाँ सुनिए बात को, कि पहला चार्ज आपका पॉइंट 1 पे आ चुका है, ये पॉइंट 1 है, और यहाँ पे पहला चार्ज ऑलरेडी आपने ला दिया है, ठीक है। और पहले चार्ज को लाने के लिए आपने वर्क डन कितना किया था, आंसर है 0, कुछ वर्क डन नहीं किया था। अब पॉइंट 2 यहाँ पे है, अब आपको दूसरे चार्ज को लाना है, Q2 को, कहाँ लाना है, Q2 को लाना है पॉइंट 2 पे, क्योंकि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ना, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो सेकंड वाले चार्ज को आपको Q2 पे लाना है, तो आप कहां से लेके आओगे, मान लो वो जो Q2 है वो यहाँ कहीं है इन्फिनिटी पे, वो जो Q2 है वो यहाँ कहीं है इन्फिनिटी पे, और वहां से Q2 को लाना है, तो यहाँ कहीं पे मान लीजिए Q2 होगा, Q2, तो Q2 को आप यहां से लेके आ रहे हो यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो एक बात गौर करने वाली है कि Q2 को जब आप सपोज यहाँ पे Q2 को ड्रॉ करोगे, ऐसे ही सपोज Q2 यहाँ पे रास्ते में कहीं है, तो Q2 को Q1 रिपेल करेगा, Q2 Q1 के पास आना चाहेगा क्या, नहीं, Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल, तो ये फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 1 ऑन 2, राइट। तो ये चार्ज यहां आना नहीं चाहेगा, बट आप इस पे एक फोर्स लगाओगे, ये फोर्स लगाओगे, दिस इज द फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड बाय यू, आपने जो फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय यू, ये आपने फोर्स लगाया। तो ये फोर्स इस चार्ज को यहां आने देना नहीं चाहता, बट आप इसको खींच के जबरदस्ती लेके आ रहे हो विथ 0 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रास्ते में 0, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्स अप्लाइड जो है ये माइनस फोर्स 1 ऑन 2 के इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है।
अब ये कौन सा फोर्स है? दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। मान लीजिए आप चार्ज को यहां से यहां लेके आते हैं, यहां से यहां, राइट? यहां से यहां, और यहां से यहां की जो दूरी है मान लीजिए ये है dx। कितनी है? dx है। चार्ज का मैग्नीट्यूड q2 है। तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रहा है, आपके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। सो फॉर इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट dx, work done by electric force is given by, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q2 है, तो यहाँ पे डाल देता हूं मैं Q2। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है माइनस Q2 इंटू डेल्टा वी, माइनस Q2 इंटू डेल्टा वी। सो माइनस Q2 डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, राइट? सो ये माइनस Q2, हाँ, फाइनल पोटेंशियल क्या मतलब? पोटेंशियल एट अ फाइनल, इस चार्ज का फाइनल पॉइंट कौन सा है? चार्ज का फाइनल पॉइंट क्या है? 0.2 है, क्योंकि इस चार्ज को आप लेके कहां आना चाहते हो? 0.2 पे आना चाहते हो ना, तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? 0.2। इनिशियल पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी था। कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से, तो ये लग दो इन्फिनिटी, ऐसे, राइट ना? ऐसे हो गया। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया आपका? इज इक्वल टू आ गया माइनस Q2 V2। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया? माइनस Q2 V2। ये कौन से चार्ज को लाने के लिए? सेकेंड चार्ज को लाने के लिए। और पहले चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना था? 0 था, है ना? सो टोटल वर्क डन कितना हो गया? तो ये चार्ज अब यहां से जो है यहां पे आ चुका है, सपोज यहां पे, ठीक है? तो यहां पे इसको मैं यहां पे लिखता हूं, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज नंबर 1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज नंबर 2। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज नंबर 1 कितना था? 0 था, कुछ वर्क डन ही नहीं हुआ, है ना? ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स कोई था ही नहीं। और सेकंड के केस में कितना है? माइनस Q2 V2 है, तो यहां पे लिख दो माइनस Q2 V2। सो टोटल कितना हो गया? माइनस Q2 V2। दिस इज द टोटल वर्क डन। नेट वर्क डन कितना आया? माइनस Q2 V2, राइट? अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, पता है, याद है फॉर्मूला ये किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू है ना, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, हाँ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन कितना है यहाँ पे? माइनस ऑफ Q2 V2, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब UF। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की? जब वो चार्जेस दूर दूर थे, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी, राइट ना? जब बहुत दूर दूर थे वो चार्जेस, तो जब ये चार्ज यहां था, ये चार्ज जब यहां था पॉजिटिव वाला Q1 वाला, और जब Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे था, जब Q1 चार्ज 0.1 पे था और Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे था, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। क्योंकि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। लेकिन फाइनली जब ये दोनों ऐसे हो गए, इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो अब पोटेंशियल एनर्जी 0
नहीं है। तो ये हो गया Q2 V2, राइट। ऐसे अब मुझे बताइए ये जो V2 है, V2 क्या है? V2 इज पोटेंशियल एट पॉइंट 2। V2 का मतलब क्या है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2, मतलब पॉइंट 2 पे पोटेंशियल कितना था? पॉइंट 2 पे पोटेंशियल कितना था? मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? पॉइंट 2 पे पोटेंशियल कितना था? तो कैसे निकालेंगे? वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल था पहले, वो किसकी वजह से था? 1 की वजह से था ना। तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा? V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 डिवाइड बाय R। याद है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? K Q बाय R होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पॉइंट 2 पे पोटेंशियल निकालना था, तो वो किसकी वजह से था? 1 की वजह से। तो V2 का फॉर्मूला क्या हो गया? K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल है डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो K Q1 बाय R हो गया V2 का वैल्यू। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू हम लोग डाल देंगे K Q1 बाय R। सो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई Q2 और ये हो गया K Q1 बाय R। सो हो गया K Q1 Q2 बाय R, राइट। तो अगर आपके ऐसे दो चार्जेस हैं इस तरह से, एक चार्ज यहां पे है, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, एक चार्ज यहां पे है, इसका मैग्नीट्यूड अगर Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, राइट, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर थे। तो हमारा U का फॉर्मूला है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, राइट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर टू चार्ज सिस्टम। क्या है फॉर्मूला? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, U से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, क्या है? K Q1 Q2 बाय R। और एक बात ध्यान देने वाली है यहां पे, सब लोग ध्यान देना कि यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा था? लेफ्ट साइड लग रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा था? लेफ्ट साइड। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? राइट साइड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड, तो एंगल कितना बना? 180। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा? नेगेटिव। लेकिन वर्क डन बाय यू क्या होगा? आपने कितना वर्क डन किया? क्योंकि आप फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी यहां लगा रहे हो, तो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव, ओके। और आपको ये पता ही होगा कि जब देखो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन करता था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन करता था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। उस तरह से यहां पे भी देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जब नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, राइट। तो देखिए हमने सिर्फ दो चार्जेस लिए अभी तक। मान लीजिए दो से ज्यादा चार्जेस अगर हो तब क्या किया जाए। मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि ये ऐसा है, ये तो सिर्फ दो चार्जेस के लिए थे ना, पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस सिस्टम। मान लीजिए एक चार्ज यहां पे Q1, एक चार्ज यहां पे Q2, एक चार्ज यहां पे Q3, ठीक है, तीन चार्जेस हैं। तो यहां पे आपको निकालना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस थ्री चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर दिस थ्री चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इन तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से इस पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे लाने के लिए जितना भी वर्क डन लगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। इन तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से
इन 1 2 3 पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी वर्क डन लगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। रिमेंबर, तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने के लिए कहां पे, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, इन्फिनिटी से इनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाने के लिए जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया वही यहां का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r13, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए r23, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो है वो मान लीजिए r12, राइट। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज k, पहले ये दोनों का बात करते हैं, k q1 q3 बाय r13 प्लस k q1 q2 डिवाइड बाय r12। देखो पेयरिंग्स बनानी है, क्या बनाना है, पेयरिंग्स बनानी है, पेयरिंग्स। तो 1 की पेयरिंग मैंने 3 के साथ बना दी, ओके। फिर 1 की पेयरिंग मैंने 2 के साथ बना दी, ओके। तो 1 की पेयरिंग होगी सबके साथ। अब बचा 2 की पेयरिंग करते हैं, तो k q2 q3 डिवाइड बाय r23। तो सब की पेयरिंग सबके साथ हो चुकी है। देखिए 1 की पेयरिंग 3 के साथ हो चुकी है, 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो चुकी है, 2 की पेयरिंग 3 के साथ हो चुकी है। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ये फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of particles, of a system of particles is sum of potential energies, is sum of potential energies for every pair, इस वर्ड के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, for every pair of particles in the system। ठीक है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर एवरी पेयर। जितने भी पेयरिंग्स बन रहे हैं हर पेयरिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो और सबको ऐड कर दो। जितने भी पेयरिंग्स बन रहे हैं हर पेयरिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सब पेयरिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ऐसा हो, मान लो 4 चार्जेस हो, एक चार्ज यहाँ पे मान लो Q1, एक चार्ज यहाँ पे मान लो Q2, एक चार्ज यहाँ पे मान लो Q3 और एक चार्ज यहाँ पे मान लो Q4, ऐसे। तो चलो कनेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये डॉटेड लाइन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको r23 बोल देंगे। इनको कनेक्ट कर लेते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको r34 बोल लेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, r12 बोल लेंगे। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है इसको क्या बोल देंगे, r14 बोल देंगे, राइट। और ये पॉइंट 1 है, सपोज ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। सो 1 2 3 4 आर द रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4 रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन वही पूछेंगे, व्हाट इज वर्क डन, सॉरी क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 4 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस 4 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो कॉन्सेप्ट कहता है चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वर्क डन किया है वही होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, कि चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने के लिए उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वर्क डन किया होगा वही है पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। तो चलिए, तो सबकी पेयरिंग्स बनाते हैं। तो पेयरिंग्स में क्या होगा, पहले 1 की पेयरिंग सबके साथ बनाते हैं। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, 1 की पेयरिंग 2 के साथ बन गई, ओके। अब 1 की पेयरिंग 3 के साथ बनाते हैं।
तो K Q3 Q1 Q3 बाय इसको ये क्या हो जाएगा R13, ठीक है। तो ये कितना हो गया R13। तो 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो गई, 1 की पेयरिंग 3 के साथ हो गई। अब 1 की पेयरिंग 4 के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R14, ठीक है। तो 1 की पेयरिंग सबके साथ हो गई, 1 की पेयरिंग सबके साथ होगी ना, 1 की पेयरिंग 2 के साथ होगी, 1 की पेयरिंग 3 के साथ होगी, 1 की पेयरिंग 4 के साथ होगी, प्लस अब 2 की बात करते हैं। अब 2 की पेयरिंग ऑलरेडी 1 के साथ हो चुकी है, तो अब 2 की पेयरिंग किसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23 प्लस अब 2 की पेयरिंग 3 के साथ हो गई, अब 4 के साथ करेंगे, 4 के साथ तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये है R24, है ना। तो K Q2 Q4 डिवाइड बाय R24, ठीक है ना। तो देखो 1 की पेयरिंग पहले हमने सबके साथ की, 1 2 3 बन गया इसके साथ, राइट। फिर 2 की पेयरिंग ये दोनों के साथ की, राइट ना, 1 के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी, 3 के साथ कर दी, 4 के साथ कर दी, प्लस अब 3 की पेयरिंग करते हैं। देखिए 3 की पेयरिंग 1 के साथ हो चुकी है, 3 की पेयरिंग 2 के साथ भी हो चुकी है, बची 3 की पेयरिंग विथ 4, सो Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। अब सारे पेयरिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, सारे पेयर्स बन चुके हैं। देख लीजिए एक बार, सारे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी हमने ऐड कर दिया, यही होगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये, ठीक है। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 4 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबकी पेयरिंग बन गई ना एक दूसरे के साथ। या सिंपली आप ये याद रखो कि जो लाइंस हैं, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 5 लाइन, ये 6 लाइन, तो 6 पेयर जो बन रहे हैं, 6 ना, 6 पेयर्स बने। तो 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे से देखना पूरा, ठीक है। अगर कहीं ना समझ में आया हो तो दोबारा देखना, और फिर हम, अगर कोई डाउट हो आपको तो डाउट्स कमेंट में जरूर लिखना, तो मुझे पता चलेगा, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।